आगे देखते हैं। तो भारत का कृषि निर्यात, अब सवाल है कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, भारत कई मामले में बहुत अच्छा उत्पादक भी है। अब वो निर्यात हमारा फंसा कैसे, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हम उस निर्यात पे आते हैं तो निर्यात हमारा फंसा कैसे, जरा इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। अब हुआ क्या कि ये निर्यात और आयात, ये एक बहुत घातक चेन रिएक्शन इसने शुरू किया। चेन रिएक्शन बेसिकली जब न्यूक्लियर की बात करते हैं, यानी एक घटना होगी और उसके कई दुष्प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे, तो चेन रिएक्शन क्या रहते हैं। अब जरा देखो क्या होगा। भारत जो है बासमती का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है। बासमती राइस की पूरे दुनिया में भारत की बासमती चावल की बहुत अच्छी जो है वो खपत होती है। इससे बहुत अच्छे, जब हरियाणा के जो लोग हैं, बासमती की बड़ी बड़ी मिलें हैं वहां पे, तो ये क्या होता है, पंजाब हरियाणा, ये यहां किसानों को बड़ा लाभ होता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत अच्छी कीमत मिलती है। तो लगभग आप ये मान के चलिए 4 लाख टन बासमती चावल अभी या तो पोर्ट्स पे खड़ा है या जहाजों पे लदा पड़ा है, नहीं पहुंच पा रहा है, वो पैसा नहीं आ पा रहा है। असम की ऑर्थोडॉक्स चाय, जो अंग्रेजों के जमाने से चाय बागान लगा है, जिसकी यूरोप में बड़ी अच्छी कीमत है, यूरोप के उसके दीवाने हैं उस चाय के। ईरान चाय का बहुत बड़ा एक उपभोक्ता, भारतीय चाय का बहुत बड़ा उपभोक्ता हुआ था। जो ऑर्थोडॉक्स चाय होती है, लीफ से सुखा के उसको बनाया जाता है बढ़िया से, बहुत ही फाइनेस्ट किस्म की। तो ईरान में चाय जो होती है बड़ी सम्मान के साथ सर्व की जाती है, भारी घाटे में, बिक ही नहीं रहा है। अब वो वॉर में लड़ेगा, तुम्हारी चाय पिएगा, तो क्या होगा, इससे हमारा पूरा चाय बागान नष्ट हो रहे हैं। शिपिंग लागत बढ़ने से भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में महंगे हो रहे हैं। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, कहां $1200, कहां $4500 पर कंटेनर, तो महंगे हो जा रहे हैं, तो भारत का सामान नहीं खरीदा जा रहा। इसीलिए चीन क्या कर रहा है, रूट बना के अपना माल बेच रहा है ऑलरेडी। तो भारत जो है वो इस पूरे खेल से क्या हो जाएगा, बाहर रहेगा। तो अब सिर्फ आयात ही नहीं हमारा नुकसान हुआ, हम दूसरे देशों को बेच भी नहीं पा रहे इस वॉर की वजह से। जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो हमें बहुत परेशान कर रही है, ठीक है। और अब भारतीयों के पास इतना पैसा नहीं कि लंबे समय तक इस वॉर को झेल पाएंगे, तो हमसे ऑलरेडी पहले भी हमारे पास कोई लैंड रूट है नहीं, बीच में पाकिस्तान हमने रख दिया था। अब आज उसी का खामियाजा भुगत रहे कि हम लैंड रूट से भी नहीं भेज सकते, बीच में पाकिस्तान बैठा हुआ है, अफगानिस्तान बैठा हुआ है। तो अब सवाल है कि जब माल बिकेगा नहीं तो किसानों को पैसा आएगा नहीं, पैसा आएगा नहीं, महंगा वो यूरिया खरीद नहीं पाएंगे, तो क्या हो गया, एक दुष्चक्र शुरू हो गया, चेन रिएक्शन शुरू हो गई। ये चेन रिएक्शन भारत को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करने वाली है। अब चलिए देखते हैं कि कच्चा माल जो है खेतों तक कैसे पहुंचता है, ठीक है, कैसे जो है ये फर्टिलाइजर प्लांट से पूरा जो पाइपलाइन होती है वो कैसे डेवलप होती है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक मतलब ये जो जहाज हम भेज रहे हैं, फेल होने का सीधा असर हमारे कारखानों के उत्पादन पर पड़ता है। अब सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइमरी प्रोडक्शन है, प्राथमिक उत्पादन, इसी से क्या होगा, सभी कुछ तो जुड़ा हुआ है, बिस्किट का, ब्रेड का, सारा व्यापार किसके साथ जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, कपड़ों का, हर चीज का, चाय का। अब जरा ध्यान से देखो कि क्या होने जा रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कल एक आपने एग्जांपल देखा, परसों की बात है, आपने वो खबर पढ़ी कि नहीं पढ़ी, महाराष्ट्र में अभी पिछले कुछ समय से आपने देखा सहजन होता है, सहजन नाम सुना होगा, मोरिंगा। अब मोरिंगा की पूरी दुनिया में बड़ी अच्छी कीमत, इस समय मोरिंगा इतना वो विटामिन कैल्शियम से भरा होता है, तो विदेशी बड़ा इसको ड्रम स्टिक बोलते हैं, इसको नेचुरली पेड़ों पे पाया जाता है और किसान इसका बहुत अच्छा होता है, 300 रुपए 400 रुपए किलो बिकता है, ये बड़ा अच्छी कीमत। और पूरी दुनिया में इसके मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। मोरिंगा के पाउडर बनते हैं, ठीक है, यहीं से विदेशी खरीद के लेकर जाते हैं। मोरिंगा की सब्जी चेचक वेचक में खा लो तो बिल्कुल चेचक ठीक कर देती है, इतना जबरदस्त उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, उसमें इतने बढ़िया, उसमें कैल्शियम की मात्रा, मिनरल्स की मात्रा। मोरिंगा को आज के समय का अमृत कहा जाता है सब्जियों में, उससे बेस्ट कोई सब्जी नहीं है। क्या हुआ, इसका नतीजा देखिए, कहां 300-400 रुपए किलो बिकने वाली 20-20 रुपए किसानों ने सड़क पे फेंक दिया, सड़क पे फेंक दिया, लागत नहीं निकल रही है, उत्पादन बहुत अच्छा हुआ लेकिन वो पूरी दुनिया में सप्लाई चेन जा ही नहीं रहे। यहां तो तेल के जहाज आ नहीं पा रहे, उर्वरक के जहाज आ नहीं पा रहे, मोरिंगा कहां भेजेंगे, कंटेनर 20-20 दिन, अब मोरिंगा सड़ जाएगा उसी के अंदर, वो तो तुरंत निकले तुरंत पहुंच जाए, और पूरी दुनिया में उसकी डिमांड है। क्या हुआ, 20-20 रुपए का ऐसे फेंका जा रहा है सड़कों पे, किसान फेंक के चले गए कि क्या लागत इसमें निकलेगी, जानवरों को खिला दो ज्यादा अच्छा है। तो ये स्थिति हो गई, अभी आपने भी खबर पड़ा होगा। तो ये इसके चेन रिएक्शन आने शुरू हो गए भारत में। अब जरा देखते हैं, तो जो बंदरगाह होते हैं, जो पोर्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। तो मान लो आया और किस तरह से पाइपलाइन हमारी निर्मित होती है। तो ये हमारा पोर्ट है, यहां पे आकर जहाज रुका, बड़े ध्यान से पूरी कहानी को, इस पूरे मैप को बड़े ध्यान से सुनना, बताना कि समझ में आएगी नहीं। तो यहां से मान लो तुम्हारा
LNG आया, लिक्विड नेचुरल गैस आया, दुनिया भर में कहीं से, ओमान से, कतर से, कहीं से भी आया। और ये क्या होता है, जहां पोर्ट होते हैं वहीं पर इनका स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इनको ऐसे आगे लेके नहीं जाते, इनको स्टोरेज कैपेसिटी में डाल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, इसको बोलते हैं रीगैसिफिकेशन। रीगैसिफिकेशन यानी इनके अंदर गैस भर दिया जाता है, जो भी जिस फॉर्म में आया। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड रीगैसिफिकेशन। तो सीधे पोर्ट पे आया, लिक्विफाइड रहेगा, यानी बहुत प्रेशर में इसको भरा जाता है, प्रेशर से आएगा और इसको क्या करेगा, वापस इसको यहां पर इसके अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत की PSU है, जो गैस की भारत में जो डिस्ट्रीब्यूशन की मालिक है, PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। तो गेल है अगर जैसी कंपनियां, और भी तमाम कंपनियां हैं, क्या करेंगी, यहां से इसको फर्टिलाइजर प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी। पूरा मैप तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। तो इसको फर्टिलाइजर प्लांट्स को दे देंगी, जो फर्टिलाइजर बनाएंगे। तो ये आया विश्व से बंदरगाह पे, बंदरगाह से इनको रीगैसिफिकेशन किया, यहां से वो कंपनी मान लो गेल है, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोलते हैं इसको, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, PSU है। तो ये क्या करेगी, ये क्या काम करेगी, ये इसको यहां पर उर्वरकों के प्लांट में इसको भेज देगी। ठीक है, यहां पर क्या करेगी, जैसे मैंने भी बताया, वो इसको प्रोसेस करेगी। तो जब इंपोर्ट रुक जाएगा फिर क्या होगा, यही कुछ इसमें पाइपलाइन घरों में चली जाएगी। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको जहां जहां चाहिए उसको वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब इंपोर्ट रुक जाता है तो सरकार घरेलू गैस की अनिवार्य राशनिंग करती है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, भाई पाइपलाइन ये घरों में जा रही है, फलानी जगह जा रही है, इंडस्ट्री में बिजली बनाने में भी प्रयोग हो रही है। अब सरकार को क्या करना पड़ेगा, जब ऑलरेडी कम हो गया है, तो भाई अब रोटी एक ही है, खाने वाले 4 है, तो क्या करना पड़ेगा, 4 पार्ट करना पड़ेगा ना सबको। अब छोटे छोटे टुकड़े, 4 रोटी थी, 4 लोग थे, सबको एक एक रोटी मिल गई। अब 1 रोटी है, 4 खाने वाले हैं, खाने वाले तो आप कम नहीं कर सकते, तो अब क्या करना पड़ेगा, सबको एक एक टुकड़ा, भैया काम चलाओ। तो अब वो काम चलाओ का शुरुआत, इसको अनिवार्य राशनिंग, इसको बोलते हैं रेशनिंग, कि भैया आपको पहले की जरूरत का 1/3 मिलेगा, आपको पहले की जरूरत का 1/3 मिलेगा। अब क्या हो गया, अब मैं जब गया ऋषिकेश तो मैंने वहां क्या देखा, मोस्टली ढाबे बंद हो रखे हैं, चाय थोड़ी देर के लिए मिल रही थी, सबका एक ही रोना, भाई साहब सिलेंडर नहीं है, और भैया चाय, बोले 15 मिनट रुकना पड़ेगा। तो भीड़ इतनी लगी है, दूर दूर तक कहीं चाय की, तो उनके बिजनेस तो खराब हो गए ना, उनकी इनकम खराब हो गई, खाने का दाम डबल। ठीक है, रोटियां 30 रुपए 40 रुपए एक रोटी मिल रही है वहां पे, क्यों, एक ही बहाना है, गैस नहीं आ रहा है, गैस नहीं आ रहा है। ढाबे आधे टाइम चल रहे हैं, आधे टाइम चला रहे, जितना बिजनेस हो गया, गैस खत्म, बंद। तो अब क्या हो गया, रेशनिंग हो गई, भाई चलो भाई हमें इतना मिल रहा है। तो अब क्या होगा, जब सबको कम कम मिलना शुरू हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, सबका आउटपुट कम हो जाएगा, दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अभी देखने जैसे गर्मी बढ़ेगी तो चलो कि बारिश वारिश हो गई, किसानी को तो लाभ हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन टेम्परेचर कम रहा। अभी जैसे ही आपका बिजली की डिमांड बढ़ेगी, देखना लाइट कितनी कटेगी, क्लासेस बहुत डिस्टर्ब होने वाली है, टेंशन मत लो। क्यों, क्योंकि आज भारत ने पिछले कुछ समय से क्या है, गैस आधारित बिजली संयंत्र बना लिए थे क्लीन एनर्जी के चक्कर में। भाई मान लो कोयला भी तो आ रहा है, कोयला कहां से आएगा तुम्हारे पास, तो डिस्टर्ब तो अब बहुत होने जा रहे हैं। और कोयला करेंगे तो हम जो उधर पेरिस में हमने साइन वाइन किया है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमने बहुत से ऐसे संयंत्र थे जो दिल्ली में आसपास जितने संयंत्र, चूंकि पॉल्यूशन बहुत होता था, तो हमने धीरे धीरे क्या इंद्रप्रस्थ जो है वो गैस प्लांट और इन सब के थ्रू हमने गैस से बिजली बनानी शुरू कर दी थी। अब वो डिस्टर्ब डाउन हो गई, जैसे अभी आपके अभी 3-4 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ा, आप ही समझना कि तब आए, बीच में लू बढ़ी थी ना, देखो तो अभी क्या अचानक, अभी टेम्परेचर फिर भी मतलब नॉर्मल से नीचे चल रहा है, लेकिन जिस तरह से पिछले 2-3 दिन में गर्मी बढ़ी है, मान के चलो कि कुछ दिन के अंदर टेम्परेचर राइज करेगा। जैसे इसने 40 को क्रॉस किया, 42 को क्रॉस किया, आप देखना शटडाउन शुरू हो जाएगा, भयानक। या तो सरकार बिजली के दाम बढ़ाएगी, तो फिर क्या होगा, लोगों की आय जेब से सब कुछ, तो आप बिना कुछ किए अपनी जाप की जेब से सब कुछ निकल जाएगा, तो सब कुछ तबाह, बिल्कुल आप बहुत बुरी तरह से लूप में फंस गए।